शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मेरी मौजूदगी है। त्रिपुरा से लगातार चुनाव की हर खबर आप देख रहे हैं मेरे साथ आज तक पर। लेकिन आज का दंगल विशेष रूप से है उत्तर प्रदेश में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। 3 दिनों तक बेहद बड़ा और भव्य कार्यक्रम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसमें आपको बताते चले 16 देशों के तकरीबन 300 से ज्यादा उद्योगपति पहुंचे हुए हैं। उद्योगपतियों की ओर से एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया है इसका उद्घाटन। उनकी ओर से उत्तर प्रदेश जो तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसका जिक्र करते हुए योगी सरकार की जमकर तारीफ की गई। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस तरह से अकेले उत्तर प्रदेश में है, इसका जिक्र भी विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले आज जो सबसे बड़ी खबर आई, एक तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से 75,000 करोड़ का निवेश का ऐलान किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले बिरला ग्रुप की ओर से 25,000 करोड़ रुपए निवेश का ऐलान किया गया है। टाटा की ओर से भी आज बड़े निवेश का जिक्र किया गया जेवर एयरपोर्ट के मद्देनजर। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ जहां $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ा है उत्तर प्रदेश, इसका दावा कर रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की ओर से उन पर तंज कसा जा रहा है, ये कहते हुए कि बनारस के लोगों को भी सूट बूट पहनाकर अगर खड़ा कर दो तो उससे भी MOU सिग्नेचर करवा लेती है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने 2018 के पेपर निकालकर योगी सरकार पर तीखे सवाल पूछे हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन आप देखिए आज जब उद्घाटन हुआ उसके बाद किस तरह के निवेश का प्रस्ताव पहुंचा योगी सरकार के पास, और इन 3 दिनों के भीतर 27 लाख करोड़ के निवेश की बात कैसे कर रही है योगी सरकार, ये रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। लखनऊ में मिनी दुनिया जुटी, 16 देश, 300 उद्योगपति, 3 दिन, 34 सत्र और निजी क्षेत्र में 27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए अर्थ यज्ञ शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत पीएम मोदी ने फीता काटकर की और डबल इंजन की सरकार वाली यूपी में निवेश की अनंत संभावनाएं गिना दी। यूपी भारत का टेक्सटाइल हब है। अब देश के 2 डिफेंस कॉरिडोर्स में से एक यूपी में बन रहा है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। आज मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिमांड निरंतर बढ़ रही है। भारतीय सेना को भी हम अधिक से अधिक मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम, डिफेंस प्लेटफॉर्म्स देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में तो डेयरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अनेक संभावनाएं हैं। एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी भी प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बहुत सीमित है। आपको जानकारी होगी कि फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम लेकर हम आए हैं। इसका लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि यूपी में इन्वेस्टर्स मीट से विकास को नए आयाम मिले हैं। सीएम योगी ने दावा किया कि यूपी में 6 साल में 18,643 निवेशकों ने समझौते किए, जिसमें कुल 32.92 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए थे। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर बायोफ्यूल और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फूड प्रोसेसिंग तक के 17 से अधिक क्षेत्रों में निजी निवेश के प्रस्ताव मिले। पिछले 6 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, इनमें जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, इस निवेश प्रस्ताव में अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 9,55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव
इस अवसर पर हमें प्राप्त हुए हैं। अरे बनारस के लोगों, आप अगर टाई और सूट पहन के चले जाओ तो बीजेपी वाले आपसे भी एमओयू करा लेंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट मीट है, इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने केवल जनता को धोखा देना है। कम से कम पिछले इन्वेस्टमेंट मीट में जो एमओयू हुए थे वो कितने जमीन पर उतरे। कांग्रेस पार्टी तो आरोप लगा रही है कि 2018 में यूपी सरकार ने 1045 कंपनियों से एमओयू कर 4.28 लाख करोड़ रुपए के निवेश का दावा किया था, लेकिन 2020 तक सिर्फ 106 कंपनियां शुरू हो पाई और सिर्फ 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आ सका था। 2018 में इसी तरह का समिट, इन्वेस्टमेंट समिट प्रदेश सरकार ने की थी। उसके रिजल्ट के आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट समिट नहीं, ये इवेंट समिट है। कांग्रेस पार्टी इस इन्वेस्टर समिट के लिए खर्च किए जा रहे 320 करोड़ रुपए से अधिक की रकम और ये समिट करा रही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को लेकर भी सवाल उठा रही है। लेकिन इन तमाम आरोपों और सवालों के बीच लखनऊ में पहले ही दिन निवेश का सबसे बड़ा ऐलान मुकेश अंबानी ने कर दिया। Today, I am happy to announce that we plan to invest an additional 75,000 crores in UP over the next 4 years across geo, retail and renewable businesses. These new investments will create an additional over 1 lakh jobs in the state. मुकेश अंबानी ने यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 50,000 करोड़ रुपए का निवेश हो भी चुका है, जिससे 80,000 रोजगार और नौकरियां भी पैदा हुई हैं। अब नए निवेश में मुकेश अंबानी ने दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के हर शहर में 5G सेवा शुरू करने का वादा किया है। इसके अलावा रिलायंस 2 नए पायलट जियो स्कूल शुरू करने जा रही है। हेल्थ सेक्टर में रिलायंस जियो AI डॉक्टर नाम से स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाली है। साथ ही यूपी के छोटे छोटे शहरों तक भी रिलायंस रिटेल किराना खोलने की योजना है। रिलायंस की ओर से यूपी में 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने का उपक्रम भी होगा। साथ ही न्यू बायो एनर्जी बिजनेस में भी रिलायंस निवेश कर रहा है। मुकेश अंबानी के मुताबिक रिलायंस फाउंडेशन नमामि गंगे मिशन में भी योगदान देता रहेगा। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने जेवर एयरपोर्ट में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान किया, तो आदित्य बिरला ग्रुप ने 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। वैसे सरकार इस बार के समिट में 25 से 27 लाख करोड़ निवेश की उम्मीद जता रही है। संतोष कुमार, आशीष श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का जो दावा योगी सरकार की ओर से किया जा रहा है, दरअसल इसके जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति भी समझिए। 2024 का इलेक्शन नजदीक है, तकरीबन 375 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए विकास के पैमाने को जोर जोर से खींचना चाहती है, रेखा को लंबी करना चाहती है बीजेपी, जबकि कांग्रेस और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार बीजेपी पर किया जा रहा है प्रहार। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हम दंगल में करने वाले हैं चर्चा। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांतनु गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल लोढ़ी पाटिल जी, कांग्रेस पार्टी के आप स्पोक्स पर्सन है, नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि आज विपक्षी दलों की ओर से इस इन्वेस्टर्स मीट पर सवाल खड़े करते हुए कहा गया कि इन्वेस्टर मीट नहीं, दरअसल ये एक इवेंट का आयोजन कर रही है योगी सरकार, और 2018 के आंकड़े गिनाते हुए भी सवाल पूछा जा रहा है कि 2018 में 4.25 लाख करोड़ का जो निवेश का प्रस्ताव आया था, 2020 आते आते निवेश तो तकरीबन 40,000 के आसपास ही हुआ, 40,000 करोड़ के आसपास। तो इस पर क्या है कहना? वो कह रहे हैं कि दरअसल ये दिखावा कुछ और करती है, वादा कुछ और करती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर इनसे जवाब दिया नहीं जाता, इस वजह से एक इवेंट करके ये अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। राकेश जी, जिन्होंने सैफई में इवेंट कराए हैं, वो केवल इवेंट की भाषा ही समझते हैं, उन्हें इवेंट ही प्रिय लगते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से अगर अखिलेश सरकार से तुलना करके देखें, तो अखिलेश यादव जी ने भी उत्तर प्रदेश में एक बार इन्वेस्टर समिट कराई थी, और इन्वेस्टर समिट कराने में 50,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव लाने में ही छींके आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने जो पहला इन्वेस्टर समिट किया, उसमें 4 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हमने सिग्नेचर किए थे, और 1,48,000 करोड़ के एमओयू रियलाइज ग्राउंड रियलाइजेशन हमने कोरोना की अवधि से पहले ही कर लिया था।
सच्चाई ये है 1097 यूनिट उत्तर प्रदेश में हमने कोरोना की अवधि के दौरान ही हमने पूरा कर ली थी। उत्तर प्रदेश ने आज एक दिशा बदली है, उत्तर प्रदेश की दशा बदली है कि डबल इंजन की सरकार है, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश ने जो भी लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य से बहुत आगे निकल गए। 23 लाख करोड़ का हम लक्ष्य लगभग लेकर चल रहे थे और 32 लाख करोड़ के हमारे पास आज निवेश के एमओयू सिग्नेचर हुए हैं। और देश नहीं, दुनिया भर के बड़ी बड़े देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां आज उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रही है। जैसे दुनिया भर के लोग निवेश करने के लिए भारत को मुफीद देख रहे हैं, वैसे ही भारत में सबसे ज्यादा मुफीद स्थान उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ रहा है। और ये उत्तर प्रदेश आज जो बदलाव के रास्ते पर चला है ना, जो कानून व्यवस्था में बदलाव हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तरह से हुआ है कि आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। इसलिए ये निवेश आज हो रहा है, ये चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे ये एनर्जी के सेक्टर में हो, ये आज एजुकेशन सेक्टर में हो, या आज जिस तरह से फार्मा इंडस्ट्री के लिए सेक्टर में हो, अलग अलग सेक्टर में उत्तर प्रदेश में निवेश हुआ। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में लगातार निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और निवेश हुआ है। अनुराग भदौरिया जी, आपके पास आते हुए, अब उत्तर प्रदेश में भरोसा बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में 16 अगर देशों के 300 से ज्यादा उद्योगपति पहुंच रहे हैं, तो फिर इस पर तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश कम से कम विकास के नए पैमाने को अगर गढ़ रहा है। तो इसको लेकर इस तरह का तंज क्या कि सूट बूट किसी को भी बनारस के आदमी को पहना दीजिए, उसे एमओयू का सिग्नेचर करवा लेगी बीजेपी की सरकार। अब यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक की ओर से पीठ थपथपाई गई है। उनका ये कहना है, मुकेश अंबानी का, कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत सुधरी है। 75,000 करोड़ का निवेश किया गया है उनकी ओर से। तो इस पर इतनी बेचैनी क्यों है, अनुराग भदौरिया जी? देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि इन्वेस्टर समिट हो रही है, सरकार है, बिजनेसमैन आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बुलाइए। और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, आज तक क्या किसी को इस बात का पता चला? मैं तो कहता हूं समाजवादी पार्टी सरकार में जो काम हुआ, एक्सप्रेस वे सामने दिखाई देता है। लोग जब दिल्ली से चलते हैं, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे क्या किसी से छुपा हुआ है? आप बताइए कितना अच्छा एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी सरकार में है। ये भी अपना एक एक्सप्रेस वे बनाए, उतना बताएं उतना अच्छा सा। हमने 100 डायल शुरू की थी, तो कौन सा हमने इन्वेस्टमेंट समिट की थी? हमारा 100 डायल देखिए आज भी उपयोग में आ रहा है और अपराधियों को पकड़ने के उपयोग में आ रहा है। 1090 समाजवादी पार्टी सरकार में महिला समस्या के समाधान के लिए चलाई गई, आज भी देखो कारगर है। हमने क्या काम किया था? हमने किसानों के विकास के लिए किया था, हमने गांव के विकास के लिए किया था, हमने वहां पे जनसमिस ग्राम बनाए, लोहिया ग्राम आवास बनाए। तो ये समाजवादियों ने जनता को पहुंचे। कॉन्फिडेंस आपका डगमगाया हुआ जरूर है लखनऊ की तस्वीरें देखकर, अनुराग भदौरिया जी। बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। हम अपना गिना रहे हैं काम, और आप कह रहे कॉन्फिडेंस गिना, मैंने काम गिनाने में कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो जाता है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। सवाल इस बात का है कि मैं अपना काम गिना लूं, फिर उसके बाद वो भी बताऊंगा जो बताना है। सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। बोल तो रहा हूं। सवाल ठीक है, आज की मौजूदा उस पे रहते हैं। पहले आज ये जो दस्तखत किए जा रहे हैं उस पर रहते हैं। देखिए, 75,000 करोड़ निवेश करेगी, 50,000 करोड़ निवेश कर चुकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। बिरला ग्रुप की ओर से भी 25,000 करोड़ के निवेश का वादा किया गया है। टाटा ग्रुप भी निवेश कर रहा है। अलग अलग देशों से तमाम वहां पर प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। आज जरा इस पर बात कर लेते हैं। कर रहा हूं ना। आपको क्यों लगता है कि इवेंट करा रही है योगी सरकार? मैं कह तो रहा हूं, लुलु मॉल, जबकि लुलु मॉल बना हुआ है जहां पे यूसुफ अली जी भी आज आए हैं। किसने जमीन दी थी जब ये मॉल बना था? उसके बाद यूसुफ अली जी ने कौन सा काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर में, ये बता दीजिए मुझे। एमयू तो इसके पहले भी 5 साल पहले भी, 3 साल पहले भी साइन करके गए थे वो। तो कौन से एमयू जो पहले साइन हुए थे जो अभी तक नहीं दिखाई पड़े, वो भी तो जनता को दिखाई पड़े ना, कि जो काम हुआ तो काम गिना दें। काम ही की तो बात हो रही है, काम तो पता चले ना। इसीलिए तो आपकी सर्वे की रिपोर्ट है कि जो आपके आज तक में एक सर्वे की रिपोर्ट आई है कि 52% का जो फायदा है सर्वे में आया है कि पूंजीपतियों को हो रहा है। आपकी सर्वे की रिपोर्ट है, मेरी सर्वे रिपोर्ट नहीं है ये। और आपके ही सर्वे में आया है कि अगर बेरोजगारी महंगाई को मिला दें तो यहाँ पे 37% लोग कह रहे हैं कि हम परेशान हैं महंगाई बेरोजगारी से। ये मेरा सर्वे नहीं है, ये आपका सर्वे है। और आपके ही सर्वे में आ रहा है कि 6% खाली किसान लोग कह रहे हैं कि मजदूरों किसान को फायदा हो रहा है। आपने दिए हैं। और हमारा ही सर्वे ये भी बताता है कि लोकप्रियता के पैमाने पर देश भर में अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का किस तरह से प्रमुखता से स्थान है। हमारा सर्वे ये भी बताता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर लोगों का किस तरह से भरोसा है। तो अगर बातें करनी है तो फिर दोनों ही तरफ की कीजिए, एक तरफ की तो नहीं होगी ना। लेकिन हाँ, आपने सवाल महत्वपूर्ण उठाया। राकेश त्रिपाठी जी, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं खाली दस्तखत करवा लेने से कुछ होता है क्या? जब तक वो चीजें जमीन पर उतरती हुई नजर नहीं आए तब तक जनता क्यों मानेगी?
देखिए चित्रा, आपने जब सवाल पूछा अनुराग भदौरिया से, तो अनुराग भदौरिया ये बताने लगे कि सरकार ने क्या क्या काम किए थे इनके समय में। देखिए सरकार काम करती है, सरकार काम करेगी, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार रोजगार सृजन के लिए अगर निजी क्षेत्र के निवेश राज्य में लेकर के नहीं आएगी तो रोजगार सृजन कैसे होगा। 17.4 बेरोजगारी की दर थी अखिलेश यादव जी के शासनकाल में, और ये बेरोजगारी भत्ता बांटते थे, और आज उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर आज राष्ट्रीय औसत से नीचे 2.3 पहुंची है। ये कारण है कि उत्तर प्रदेश में आज निवेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री आ रही है। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या मोबाइल असेंबलिंग यूनिट केवल थी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के शासनकाल तक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज 150 से ज्यादा मोबाइल असेंबलिंग और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगने का काम हुआ है। सैमसंग की यूनिट, जिसको अखिलेश यादव जी दावा करते हैं कि अपने शासनकाल में लाए, वो केवल इनके घूसखोरी और भ्रष्टाचार के कारण वापस लौट गई थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद जब हमने भरोसा दिलाया तो सैमसंग वापस लौट करके आई, और उत्तर प्रदेश में आज सबसे बड़ा भारत का प्लांट सैमसंग ने लगाया है। आज आपके हाथों में जो मोबाइल है, ये सारे मोबाइल मेक इन इंडिया के प्रधानमंत्री जी के आज नारे के साथ आज देश के भीतर बन रहे हैं, और देश में भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। पूरे देश भर का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो पूरा इंडस्ट्री है उसका 60%, तकरीबन 60%, बिल्कुल। ये उत्तर प्रदेश की बदली हुई तस्वीर है, लेकिन अनुराग भदौरिया को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इन्होंने जो चश्मा पहन रखा है वो चश्मा। ठीक है अनुराग जी, पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद अतुल जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। देखिए कमाल की बात है, सैमसंग की फैक्ट्री समाजवादी के समय लगी और समाजवादी के समय चालू हुई। आप उसको किसी तरह तोड़ मोड़ के बोलिए कि भाग गए, कि चली आई, कि गई, अब ये सब बातों से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, HCL भी समाजवादी लेके आए थे, जो लखनऊ में लगा हुआ है। आप बताइए HCL कब आप लेके आए? HCL अगर हमने HCL ले आए तो आप और दूसरी भी ले आते। समाजवादियों ने यहाँ पे एक विकास का राह दिखाई है जो आज जमीन पे दिखाई पड़ती। तभी मैंने पहले चित्रा जी आपने पूछा था, पहले मैंने शुरुआत कर दी थी कि हमारा विकास धरातल पे दिखाई पड़ता है, एक्सप्रेस पे दिखाई पड़ता है, धरातल पे है। 100 डायल धरातल पे दिखाई पड़ रहा है, 1090 धरातल पे है, समाजवादी पेंशन धरातल पे है। यहाँ पे जो हमने जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को 4 लाइन से जोड़ा था वो धरातल पे है। हम धरातल की बात करते हैं, ये बेरोजगारी भत्ता की बात करें, बेरोजगारी भत्ता हमने दिया, और आपने भी तो वही काम, आपने उसकी नकल करके आपने कहा कि हम राशन देंगे, तो राशन देने की जगह आप रोजगार देते थे। क्यों राशन दिया आपने? आप हर घर में रोजगार देते, राशन देने की जरूरत नहीं थी, लोगों को रोजगार मिल जाता। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी का काम धरातल पे, मेट्रो हमने बनाई, धरातल पे मेट्रो दिखाई पड़ रही है, रिवर व्यू फ्रंट हमने बनाया, दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा काम तो प्रभु दिखाई पड़ता है। आप भी अपना काम ऐसा कीजिए दिखाई पड़े। 5 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के, हाँ वो भी गिना रहे हैं। ठीक है सर, और भी ऐसे मुद्दे हैं, मैं लौटूंगी, लेकिन यकीनन आपने भी लंबी चौड़ी फहरिस्त गिरा दी। और ये कम से कम अच्छा है, एक राज्य में जब इन्वेस्टमेंट के लेकर हम बात करते हैं तो कम से कम विकास की तरक्की, ये तमाम राज्य किस तरह से गिने गढ़े और आगे बढ़े, उसको लेकर जब चर्चा होती है तो यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता भी आप लोगों को साधुवाद देगी, क्योंकि रोजी रोजगार ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर यकीनन सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अतुल पाटिल जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए बेरोजगारी की बार बार बात कांग्रेस पार्टी भी करती है, समाजवादी पार्टी, दूसरी भी विपक्षी पार्टियां, ये कहते हुए आप लोग योगी मोदी सरकार पर करारा वार करते हैं, चाहे यूपी के संदर्भ में देख लें या फिर केंद्र के संदर्भ में देख लें। लेकिन तुलना तो राज्यों से ही की जाएगी ना। अगर कांग्रेस शासित राजस्थान में 21% बेरोजगारी की दर है, उत्तर प्रदेश में अगर 4% है, तो यकीनन राकेश त्रिपाठी और बीजेपी अपनी पीठ थपथपाएंगे। क्या गलत कर रहे हैं फिर आप लोग? ही एक ऐसा मॉडल दे देते जिसके बाद आप लोग कहते हैं कि यूपी की सरकार ऐसा करके दिखाए, लेकिन एक मॉडल स्टेट के तौर पर धीरे धीरे ही सही कन्वर्ट होता हुआ क्या उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है, और आज उसी की तस्वीर लखनऊ से भी सामने आई है। चित्रा जी, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, और कांग्रेस से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। पीठ थपथपाने में हम सबसे आगे रहेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है? मैं महाराष्ट्र से आता हूं। हर कोई दूसरे घर का व्यक्ति यूपी का और बिहार का, वो महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे में काम करता है। हमने देखा है तो आज भी पैरों के निशान जो है यूपी के और बिहार के लोगों के आज भी हाईवेज पे है, जो दिल्ली से मुंबई से गए हैं, रेलवे पे कटे हैं, वो आज भी है। ये ऐसा क्यों है? मैं आज देख रहा था तो पन्ने खत्म नहीं हो रहे चित्रा जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के, एनसीआरबी के, यूएनएचआरसी के डेटा, ह्यूमन राइट्स कमीशन का डेटा, पन्ने खत्म नहीं हो रहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के। सबसे बड़ी बात जो है वो बात ये होती है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। ये प्री रिक्विजिट है। अभी इन्होंने ये इवेंट करने का जो काम है, ये महाराष्ट्र में किया, गुजरात में किया, यूपी में भी कर रहे, अच्छी बात है, ये आने चाहिए इन्वेस्टमेंट, इससे कोई दो मत रखने की जरूरत नहीं है।
सभी चाहते हैं, ये होना चाहिए पूरे देश में, ताकि पलायन रुकेगा, जी, माइग्रेशन रुकेगा और जो है वो एक समतोल जो है विकास में आएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है उसे भी देखना चाहिए। इन्होंने महाराष्ट्र में भी किया था 16 लाख करोड़ का, लेकिन महाराष्ट्र का जो वातावरण सबसे अच्छा था, नंबर 1 है, 16वीं इकोनॉमी है दुनिया की, वो भी खत्म कर दी। वेदांता फॉक्सकॉन का जो है गुजरात के चुनाव के लिए मोदी जी उधर लेकर गए। देखना राकेश जी, संभाल लो, अपने यूपी में कुछ अच्छा आया होगा ना तो मुकेश जी पे दबाव डाल के वो भी गुजरात लेके जाएंगे और वहां भी नहीं हो पाएगा। धोलेरा में नहीं हो पाया वेदांता फॉक्सकॉन का, तो वो संभाल लीजिए। इन्होंने क्लेम किया था 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे पास 2018 में आया। 2018 से 2022 तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब थी, वायलेशन अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे हाईएस्ट, कस्टोडियल डेथ सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा एनकाउंटर इन्हीं के यहाँ। इसी से पता चलता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है। 40,000 करोड़ के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। ये लोग सब जगह गए, मोदी जी, योगी जी जो है वो बॉम्बे आए थे, लेकिन धरातल पे जब विकास होता है, जीडीपी, सुनिए ना, जीडीपी यानी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक डेवलपमेंट जो है वो दिखता है, हर चीज जो है उसका विकास दिखता है, उसका प्रोडक्शन दिखता है, नौकरियां दिखती है, खुशहाली दिखती है। अभी कल ही उत्तराखंड में विद्यार्थियों को मारा गया, 1 साल पहले रेलवे के विद्यार्थियों को कहाँ इलाहाबाद में मारा गया, प्रयागराज में मारा गया, सब जगह मारा गया बच्चों को, क्योंकि भीड़ लगी हुई थी। अग्निवीर के लिए जिस तरह का भीड़ जमा यूपी में हुआ था, उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। ये सारी चीजें दिखती है ना। तो आप जो है इवेंट करने के बजाय सही मायने में जो प्री रिक्विजिट है, जो जरूरत है इन्वेस्टमेंट आने की, वो करनी चाहिए, वो होती नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर इवेंट 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, सबसे ज्यादा 3 दिन, सुनिए ना, आखिरी 10 सेकंड, ठीक है 3 दिन का होता है। लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा था, बेरोजगारी दर को लेकर राजस्थान और यूपी से सब तुलना की थी, और आज तो देखिए भरोसा आपके भीतर तब पैदा होगा ना, कम से कम नेताओं के जेस्चर से भी वो नजर आना चाहिए। अशोक गहलोत जी, देखिए सर, मुझे कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का उदाहरण देना ही होगा। अशोक गहलोत जब बजट पढ़ रहे होते हैं राजस्थान का, जरा आप सोचिए कि ये कैसे मुख्यमंत्री हैं, पिछले साल का बजट वो 10 मिनट तक पढ़ जाते हैं, उनको अंदाजा तक नहीं रहता है। तो फिर पलट कर पूछा जाएगा ना, एक आक्रामक तरीके से अगर निवेश को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जनता को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां की युवाओं के रोजगार, अगर आप देखिए इसी साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं और मुख्यमंत्री कितने सजग और सतर्क हैं कि वो बजट पिछले साल वाला पढ़ रहे हैं। अगर टोका टाकी नहीं होती तो पूरा ही पढ़ जाते। अगर ये स्थिति आपके राज्यों की होगी तो फिर तो बीजेपी वाले उदाहरण देंगे ही कि आप देख लीजिए बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को। देखिए चित्रा जी, कल का देखिए, कल मोदी जी ने लोकसभा में कहा था नल जल से जो है 8 करोड़ को हमने पहुंचाया पानी, और दूसरे दिन राज्यसभा में कहते हैं कि 11 करोड़ से पहुंचाया। उसके ऊपर कोई कटाक्ष करने की हिम्मत नहीं करता है। तो कम से कम कांग्रेस के लोगों की तरफ बोलने की हिम्मत तो होती है। ये आप कहते हो कि अरुण जेटली जी ने कहा था कि संसद को बंद गिराना, संसद नहीं चलने देना, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, तो तब आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन हमने अगर जेपीसी की मांग की है, इतना बड़ा घपला हुआ है, 17 लाख करोड़ के आसपास पैसा जो है वो रफू चक्कर हो गया है। प्रधानमंत्री जी का लोकसभा में भाषण था तो शेयर ऊपर जाता है स्पेकुलेशन करके, और आज शेयर फिर गिर जाता है 2 दिन में। तो इतना ये जो कटाक्ष है ना, सब जगह होना चाहिए। जहां तक राजस्थान की बात है, वसुंधरा राजे की सरकार में जो हुआ है उसे करेक्ट करने के लिए कुछ तो समय लगेगा। लेकिन जहां हमने महाराष्ट्र में सत्ता थी हमारी, जहां हमारी सत्ता छत्तीसगढ़ में है, जहां थी, वहां के भी आंकड़े मिला के देखिए, वहां तो अनएम्प्लॉयमेंट था ही नहीं। 2014 तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 2.2%। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं थी। लेकिन आज देखिए, आज अनएम्प्लॉयमेंट 10% से ज्यादा जो है वो नागरिक क्षेत्र में है। एक बात पे मैं जोड़ दूं केवल, चित्रा जी। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुंबई में है, वहां पर वंदे भारत ट्रेन को उनकी ओर से न सिर्फ हरी झंडी दिखाई गई, बल्कि हम सब ने देखा कि आज किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारत सरकार किस तरह काम कर रही है। आज बजट का भी उनकी ओर से जिक्र किया गया है, और बोहरा समाज के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार एक तरफ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हुए इस भरोसे को जीतने के लिए ये तस्वीरें काफी अहम हो जाती हैं। बोहरा समाज के बीच इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, और यकीनन जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि एक तरफ उत्तर प्रदेश को लेकर हम बात कर रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं लोकसभा की। तो अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर 48 लोकसभा की सीटें आती हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में हैं और यहां पर बोहरा समाज के लोगों से मुखातिब होते हुए, उन सभी से मुलाकात करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें महत्वपूर्ण, बोहरा समाज के बीच वो पहुंचे हुए हैं
और लगातार बीजेपी की सरकार की ये कोशिश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि वोहरा समाज की जो चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके बीच में अपने आप को ज्यादा मजबूत करे बीजेपी। क्योंकि हाल ही में हम सब ने देखा था, अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो ज्यादातर कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों में बढ़ जाती हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी की लगातार इस तरह की कोशिश की जा रही है। वोहरा समाज की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सीधे मैं जरा इन तस्वीरों के मतलब और मायने समझना चाहूंगी राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास आते हुए। शांतनु जी, उसके बाद में फौरन आपके पास लौट रही हूँ। वोहरा समाज के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह से पहुंचना किस तरह का संदेश देता है? देखिए चित्रा, आप अगर तस्वीर देख रही हो तो तस्वीर में आप लोग ध्यान से देखेंगे कि वोहरा समाज के जो बड़े प्रतिनिधि है वो बड़े मजबूती के साथ, बड़े भरोसे के साथ प्रधानमंत्री जी के हाथ को पकड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री जी अपने हाथ के सहारे के साथ उनके साथ सीढ़ियां उतर रहे हैं। वास्तविकता में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल नारा नहीं कहा है, इसको जमीनी स्तर पर हमने तंत्र में लागू करके दिखाया है और इसीलिए इस प्रकार के दृश्य समझ में आ रहे हैं। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक विपक्षी दलों ने फैलाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में केंद्र की सरकार ने और अलग अलग जगह पर राज्यों की राज्य सरकारों ने ये भरोसा विकसित किया है और इसके कारण सभी समाज के लोग आज सरकार के साथ जुड़े हैं और इस वजह से देश आगे बढ़ रहा है कि कोई भी समाज अगर विकास के यात्रा में पीछे छूट जाएगा तो देश पीछे रह जाएगा। इसलिए अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सभी राज्यों को आगे बढ़ना होगा, हर समाज को, हर वर्ग को साथ लेकर चलना होगा और तमाम पिछड़े, वंचित, शोषित समाज के लोगों को आज साथ लेकर के आगे बढ़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कहीं ना कहीं सफल दिखती हुई दिख रही है और वो विकास के साथ सब एक साथ जुड़ रहे हैं। ये जो विभाजन की राजनीति होती थी। शांतनु गुप्ता जी, अब सीधे आपके पास आते हुए। ठीक है सर, हाँ, एक बार अतुल जी के पास जाते हुए। अतुल जी, चूंकि उसी महाराष्ट्र से आते हैं, अतुल जी, वोहरा समुदाय के बीच प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों पर एक जल्दी से आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद मैं लौटूंगी उत्तर प्रदेश के निवेश पर सवाल को लेकर। ये तस्वीरें तो महत्वपूर्ण हो जाती है ना। और देखिए, वोहरा समाज के लोगों ने दिल खोलकर पीएम का स्वागत किया और उनके भरोसे को जीतने के लिए, उस समाज की तरक्की के लिए तमाम योजनाएं भी हाल ही में हम सब ने देखा था कि किस तरह से भारत सरकार की ओर से लाई गई थी। बीजेपी की बैठक में भी जिक्र किया गया था कि मुस्लिम समुदाय को लेकर किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो ये तस्वीरें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अतुल जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चित्रा जी, कथनी और करनी का अंतर मैं अभी बता दूं आपको कि ये जो है ना, गौमांस जो है वो बंदी जो है वो पहले से है, लेकिन इन्होंने पूरा बंदी लगाई, बोवाइन बंदी। और अभी जो है, कल होसबले जी कह रहे थे कि गोमांस खाने वाले भी संघ में आ सकते हैं। महाराष्ट्र में आए तो बंदी लगती है, कर्नाटक में बंदी नहीं है, गोवा में बंदी नहीं है, मेघालय में तो उनके मंत्री जो है खुद ही स्टॉल लगा के खड़े हो जाते हैं गोमांस का, जो गोमाता की सब पूजा करते हैं। ये एक बात। दूसरी बात, आज हाथ में हाथ लेके चल रहे, बहुत अच्छी तस्वीर है। ये तस्वीर धरातल में दिखनी चाहिए। वहां हमारी स्मृति ईरानी जी स्कॉलरशिप बंद कर देती है, स्कॉलरशिप बंद कर देती है, मैं बीच में नहीं बोला था, स्कॉलरशिप बंद कर देती है, जो अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं उसे बंद कर देती है और यहाँ हाथ में हाथ लेके चलते हैं। गोली मारो सालों को, इस देश का एक मंत्री जो संविधान की शपथ लेके आता है वो खुलेआम सड़क पे खड़ा होकर कहता है गोली मारो सालों को, एक विशिष्ट समुदाय को प्रताड़ित करके राजनीति कर एक पोलराइजेशन की राजनीति जो है वो पिछले 9 साल से ये देश जो है, ये दुनिया जो है पूरी तरह से देख रही है। अगर सबका साथ सबका विकास की बात देखिए, ये ऐसा मत कीजिए आप, ये बदतमीजी कहलाती है, ये बदतमीजी कहलाती है। अनुराग ठाकुर जी का नाम ले रहा हूं मैं, अनुराग ठाकुर जी का नाम ले रहा हूं मैं। दिल्ली में खड़े होकर अनुराग ठाकुर जी ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी? अरे भाई, किसी समुदाय को नहीं, देश के गद्दारों को कहा है और देश के गद्दारों को गोली मारी चाहिए और देश के गद्दारों को गोली, अल्पसंख्यक गद्दार है क्या? देश के अल्पसंख्यक गद्दार है जिस बोरा समाज में जाकर देश के गद्दारों को आप बिरयानी नहीं खिलाई जाएगी, वो गद्दार है। जिस मस्जिद में मोहन भागवत जी गए थे, गद्दारों को माथे नहीं बिछाया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी करनी और करनी में कितना अंतर है? आपने दलितों को प्रताड़ित किया यूपी में, एक दूल्हा जो है वो दूल्हा गोली चढ़ा, से मारा गया।
वोट बैंक जो था वोट बैंक गया आपको। ठीक है सर, तू मैं नहीं फंसेंगे, तू मैं नहीं फंसेंगे। ठीक है, दोनों लोगों की बातें समझ में आ गई। वो कह रहे हैं कि उन्होंने देश के गद्दारों की बात कही थी। ठीक है, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये पुराना मामला है मौजूदा। एक बार फिर से लेकर आप लोगों को लखनऊ चलते हैं और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट, ठीक है सर, ठीक है, वरना आज का जो मुद्दा है वो चर्चा में गौण हो जाएगा और फिर इतिहास के बड़े मुद्दे उभारने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि मौजूदा टॉपिक पर ही रहें। शांतनु जी सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है सर, विपक्षी दलों के लेकिन जो सवाल हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर वो भी तो अपने आप में काफी अहम हो जाते हैं ना, और वो सरकार की ही जिम्मेदारी है कि अब तक कितना निवेश आया है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, व्यापक तौर पर कहां निवेश किया गया है इन बड़े बड़े उद्योगपतियों की ओर से, उसकी जानकारी तो सरकार को ही देनी होगी ना। तो विपक्ष अगर सवाल खड़े कर रहा है शांतनु जी, तो फिर क्या गलत है इसमें? देखिए चित्रा जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को देश के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट समिट करने के लिए बधाई। मैं इस समय इन्वेस्टमेंट समिट की जगह से बैठा हूं और मैं अनुराग भदौरिया जी और विपक्ष के सभी लोगों से कहूंगा कि 2 दिन के सेशन बचे हैं, उसमें आके देखें कि हो क्या रहा है। आपको खुद गर्व होगा कि आपके उत्तर प्रदेश में जो कभी नहीं हुआ वो हुआ है। आज सुबह के सत्र में मैं खुद था जिसमें अंबानी जी ने, बिरला जी ने, डिक्सन के जो मालिक हैं, सैमसंग से, सब ने आके बात करी, प्रधानमंत्री ने बात करी, राजनाथ जी ने बात करी और सामने 10,000 एंटरप्रेन्योर बैठे थे। और इस समय जहाँ बैठा हूँ वो काशी एक सिटी बनाई है, अयोध्या सिटी बनाई है, प्रयाग सिटी बनाई है, जहाँ टेंट में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स रह रहे हैं। यहाँ पे उनसे मेरी बातें हुई, लोगों ने देखा कि ऐसा रेड कारपेट हमें देश में कहीं नहीं मिला, कहीं विदेश में नहीं मिला। वो फोटो ट्वीट कर रहे हैं, अपने वीसीज को बता रहे हैं कि इस प्रदेश में कितना पोटेंशियल है। आज सेशन हुए, एमएसएमई पे सेशन हुए, आईटी पे सेशन हुए, डेयरी पे सेशन हुए, 10 कंट्री पार्टनर कंट्री हैं, उनके एम्बेसडर्स आए हुए हैं। इतना जो पॉजिटिव माहौल है अनुराग भदौरिया जी, एक बार आप यहाँ के देखिए, वृंदावन योजना में है, ज्यादा आपके घर से दूर नहीं है, तो आप ये सब बातें भूल जाएंगे। इन्होंने कहा कि 40,000 करोड़ का निवेश हुआ। आज अंबानी जी ने कहा कि जब मैं 2018 में आया तो मैं पहली बार उत्तर प्रदेश में आया था बड़ा, और मैंने इन 4-5 साल में 50,000 करोड़ का निवेश कर दिया। तो 50,000 करोड़ तो केवल अंबानी जी ने कर दिए। और उत्तर प्रदेश में 2018 में के साल में, 2019 में, 2021 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई। कभी अमित शाह जी आए और उसमें एक बार 80,000 करोड़ का, एक बार 70,000 करोड़ का, मेरी किताब में और कई लेखों में सब लोगों ने लिखा है। आप पढ़ते लिखते नहीं है तो वो आपकी दिक्कत है। तो मेरे ख्याल से ये नकारात्मकता ना फैलाइए, यहाँ आके देखिए उत्तर प्रदेश में जो दूर दूर से 10 देशों से, भारत के हर प्रदेशों से एंटरप्रेन्योर आए हैं और उनमें जो नेटवर्किंग हो रही है सरकार के साथ आपस में, वो अलग लेवल की है। और उत्तर प्रदेश आज में एक अलग ऑर्बिट में पहुंच चुका है। जी, अब मैं अनुराग भदौरिया जी कुछ आंकड़ों के साथ आपके पास आते हुए, जिसका जिक्र यहाँ पर शांतनु जी कर रहे थे। देखिए 2012 से अगर 16 के बीच की मैं बात करूं, जब आपकी सरकार थी, मैं लौट रही हूं सर, 25,000 करोड़ का निवेश आया था। तब उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे आपकी पार्टी के। 2018 में 4,68,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव था। 1,045 प्रस्तावों में 371 कंपनियों का शिलान्यास हुआ। 371 कंपनियों में 106 कंपनियों का काम शुरू हुआ। 2020 तक 39,000 करोड़ का निवेश हुआ। अब इस तरह की जो बातें लगातार कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर मुकेश अंबानी की ओर से आज खुद ही उनकी ओर से कहा गया कि 50,000 करोड़ तो मैंने निवेश किया है, अगले लक्ष्य के लिए 75,000 करोड़ के निवेश का वो वादा करके यहाँ से निकलेंगे। उन्होंने आज मन से इन तमाम बातों का जिक्र भी किया। तो निवेश के लिहाज से भी अगर देखा जाए, क्योंकि एक वक्त था जब उद्योगपतियों को पैसे लगाने में उत्तर प्रदेश में दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, क्राइम के आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। बीजेपी का यह दावा है कि क्राइम का आंकड़ा घटा है, योगी सरकार पर भरोसा बढ़ा है, इस वजह से उद्योगपति यहां पर निवेश करने से भी नहीं हिचक रहे, क्योंकि 25 करोड़ की बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश की, जिस पर सभी की निगाहें हैं। देखिए, शांतनु जी ने अभी कहा कि अनुराग जी के घर से दूर नहीं है वृंदावन योजना, वो भी समाजवादी की बनाई हुई वृंदावन योजना है, यही मैं आपसे बता रहा हूँ। और शिल्पग्राम, अवध शिल्पग्राम जो वहां पे, वो भी समाजवादी की देन है। सुन लीजिए, उसके बगल में लुलु मॉल, वो भी समाजवादी की देन है। उसके बगल में सुन लीजिए प्लासियो मॉल है, वो भी समाजवादी की देन है। उसके बगल में आप चले जाओगे तो वहाँ वेदांता हॉस्पिटल बना है, वो भी समाजवादी की देन है। और थोड़ा सा और लेफ्ट की तरफ देखोगे तो वहाँ पे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना है, वो भी समाजवादी की देन है। तो सवाल इस बात का है कि हम जो काम कर रहे हैं वो दिखाई पड़ रहा है, और आप खुद ही कह रहे हो कि देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, वो तो समाजवादी के द्वारा बनाए हुए हैं ना, तो इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर लेफ्ट राइट जहां देखेंगे वहां समाजवादी के काम दिखाई पड़ेगा। और थोड़ा और पीछे की तरफ जाएंगे तो कैंसर इंस्टीट्यूट भी आपको मिल जाएगा।
और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहां पे एक और हॉस्पिटल मिल जाएगा बाल विकास वाला। चित्रा तो जी, समाजवादी अनुराग जी और उसके आगे जाएंगे तो आपको पुलिस मुख्यालय सबसे बड़ा दिखाई पड़ेगा, वो भी समाजवादी की देन है। और थोड़ा बाएं हाथ घुमाओगे तो 100 डायल दिखाई पड़ेगा, वो भी समाजवादी की देन है। तो मैं आपसे कह रहा हूं मेरा काम तो दिखाई पड़ रहा है सर आपको ना, मेरा काम दिखाई पड़ रहा है ना, आप ही कह रहे हो कि कितना अच्छा बना हुआ है। तो ये समाजवादियों का काम आपको धरातल पे दिखाई पड़ रहा है, ये बात आप भी मान रहे हो, इसलिए आपको बधाई। और जहां तक सवाल देखिए, किसी भी हमारे समाजवादी लोग जो करते हैं वो दिखता है। जी, दो चीजें अनुराग भाई, बात है हाँ। और इतनी बात आप समझ नहीं पा रहे। हाँ जी, लेकिन चित्रा भाई दो चीजें। तो अनुराग जी आई थिंक कंफ्यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि समाजवादियों ने जो कंफ्यूज काम कर रहे किया हैं है कि वो सरकार जो काम करती है, आप कर रहे हैं। नहीं, हाँ तो मैं बताता हूँ। देखिए अनुराग जी तो कंफ्यूज कर रहे हैं, शायद वो सरकार जो अपना निवेश करती है, सरकार जो इन्वेस्टमेंट होता है उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कंफ्यूज कर रहे हैं। वो सरकार के काम गिना रहे हैं, तो सरकार के काम तो राकेश जी ने गिनवा दिए। वो 1 एक्सप्रेस पे गिनवाएंगे, राकेश जी 5 एक्सप्रेस पे गिनवा देंगे। वो 1 एयरपोर्ट गिनवाएंगे, राकेश जी 6 एयरपोर्ट गिनवा देंगे। तो काम तो हर सरकार में हुआ, लेकिन कितने गुना हुआ है, तो योगी सरकार में जितना बताएंगे उसका 5-5 गुना काम हुआ है। सबने देखा है और लोगों ने भी मोहर लगा दी है। जो यहाँ पे हो रहा है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मतलब ये जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 6 महीने पहले, 10 लाख करोड़ का टारगेट रखा योगी आदित्यनाथ ने। जो टीम गई विदेश से वो 7.5 करोड़ का बाहर से ले आई, तो उन्होंने 17.5 लाख कर दिया। फिर लगा ये तो और इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बहुत लोगों ने प्रॉमिस कर दिया, 22.5 लाख करोड़ हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि 25 लाख करोड़ के एमओयू कम से कम साइन होंगे, और उसका अगर हम 50%, 40% भी अचीव कर लें तो बड़ी इकोनॉमी पे खड़े हैं। और जो विश्वास लोगों में दिख रहा है यहाँ पे, तभी मैं कहता हूँ अनुराग जी एक बार यहाँ आके देखिए, जिस तरह से यहाँ टेंट सिटी बनी है, जिस तरह में रेड कारपेट है, एयरपोर्ट से लेकर उनके होटल से लेकर उनको इवेंट में ले जाने तक, जिस तरह से रेड कारपेट डाला जा रहा है इन्वेस्टर के लिए, उनको कहा जा रहा है यहाँ पे आइए और इस प्रदेश को प्रॉस्पर करिए। मतलब क्या आप बोल रहे हैं, अनुराग भदौरिया का भी रेड कार्पेट वेलकम करने के लिए आप बेकरार हो रहे हैं वहां पर कि आए और देखें क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल आना चाहिए। देखिए प्रदेश उनका भी प्रदेश है, हमारा भी प्रदेश, हम सबका प्रदेश है। कोई अच्छा काम कर रहा है आप भी हाथ बटाइए उसमें। मैंने कहा ना शांतनु जी जहाँ की बात कर रहे हैं, मैंने उसका लेफ्ट राइट फ्रंट बैक सब बता दिया कि आप अगर नजर घुमाएंगे खड़े होके तो आपको समाजवादी सरकार के काम नजर आएंगे। और वो सुन लीजिए, मेदांता हॉस्पिटल कोई सरकारी योजना नहीं है, मेदांता हॉस्पिटल प्राइवेट इन्वेस्टर का ही है। वहां पे जो वहां मॉल बने वो भी प्राइवेट इन्वेस्टर के ही है, वो सरकारी नहीं है प्रभु। वहां जो जिस तरह की आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, वो भी वहां पे प्राइवेट कंपनियों ने किया है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए समाजवादी पार्टी के जो काम है वो आप देख सकते हो, ये मैं आपसे कह रहा हूं। इतनी बात आप खुद ही कह रहे हो कि वो वहां पे इतना अच्छा लग रहा है, वृंदावन योजना बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, अब जरा मैं बात को तो आगे बढ़ा रहा हूं मैं। राकेश त्रिपाठी जी को लेकर आना चाहूंगी, बहुत देर से वो चुप हैं। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया ने भी जो प्राइवेट सेक्टर की ओर से निवेश किए गए लखनऊ में उसका जिक्र कर रहे हैं, वो भी लंबी लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो सवाल आज कांग्रेस की ओर से किए गए हैं कि 2018 में भी 1045 एमयू हुए, 4,28,000 करोड़ का निवेश का दावा किया गया था, लेकिन 2020 तक सिर्फ 106 कंपनियों का ही काम शुरू हो पाया और सिर्फ 40,000 करोड़ रुपए का ही निवेश आया। तो उनका ये कहना है कि दरअसल इतना बड़ा बलून फुलाकर बीजेपी की सरकार दावे जरूर करती है, लेकिन बाद में अगर आप आंकड़ों को देखेंगे कि वो जमीन पर कितने उतरे तो वो बहुत कम नजर आते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो वास्तविकता में सो गई है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के मुख्यमंत्री पिछले वर्ष का बजट इस वर्ष पढ़ देते हैं। ऐसे ही पिछले कार्यकाल में अखिलेश यादव जी के कार्यकाल की एनसीआरबी की रिपोर्ट अभी अतुल जी यहाँ पर आपकी डिबेट में पढ़ने लगे थे। तो थोड़ा जागृत होइए, नया जो अपडेटेड है खबरें हैं उनके बारे में जानकारी कम से कम आज तक देखते रहिए तो आपको पता चलता रहेगा। मैं तो अनुराग भदौरिया का धन्यवाद व्यक्त करूंगा और आप भी व्यक्त करिए। इन्होंने ये नहीं बता दिया कि आज तक का स्टूडियो भी समाजवादियों की देन है। ये तो सारे मतलब जो कुछ भी बना है इस चराचर जगत में, ब्रह्मांड में जो कुछ विद्यमान है वो सब कुछ समाजवादियों की देन है, यह कह सकते हैं अनुराग भदौरिया जी। लेकिन सच्चाई क्या है कि इन्वेस्टमेंट पहले भी आ सकता था यूपी में। यूपी बहुत संभावनाओं से भरा हुआ है, बहुत कौशल है यूपी के जनता के पास, लेकिन जैसे इन्वेस्टमेंट आता था अगर काशी क्षेत्र में तो मुख्तार अंसारी वहां रंगदारी लेने के लिए बैठ जाते थे तो वापस लौट जाता था इन्वेस्टर। जैसे ही इन्वेस्टर प्रयागराज की तरफ आने की कोशिश करता था तो वहां पर अतीक अहमद बैठे होते थे रंगदारी वसूलने के लिए, वापस लौट जाता था। जैसे ही अवध क्षेत्र में आता था रिजवान जहीर बैठे होते थे, तुरंत उसको वापस लौटना पड़ता था। पश्चिम में जैसे ही आए वैसे ही वहां बद्दो गैंग दिखाई पड़ता था, वहां सुनील राठी गैंग दिखाई पड़ता था। तो जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश में माफियाओं के गैंग पैरेलल तौर पर सत्ता चलाते थे, जो रंगदारी वसूल करने लगते थे इन उद्योगपतियों से, इन इन्वेस्टर्स से। इस वजह से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, भ्रष्टाचार चरम पर था। आज 33 विभागों को
उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो ऑपरेशन सिस्टम हमने डेवलप किया है। ये योगी आदित्यनाथ जी ने आज भरोसा दिलाया है कि कोई भी उद्योगपति अगर उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आएगा तो उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ना जमीन मिलने में, ना उसको बिजली का कनेक्शन मिलने में, ना किसी प्रकार के एनओसी मिलने में। आज सारी व्यवस्थाओं को पारदर्शी और सरल करने के कारण ही उत्तर प्रदेश में दुनिया भर की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आज उत्तर प्रदेश में आ रही है, वरना यही उत्तर प्रदेश जहां अवैध अस्थायी बनते थे, आज इसी उत्तर प्रदेश के श्रीलंका में ये बात तो सच है ना। इसी उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-206 असॉल्ट राइफल बन रही है। ठीक है, मैं जरा अतुल जी से टिप्पणी ले लेती हूँ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी इंतजार में हैं। ठीक है अतुल जी, लेकिन उनकी बात तो बिल्कुल सही है ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी चूंकि 3 दशक से ज्यादा वक्त से उत्तर प्रदेश की सत्ता से गायब है, लेकिन अगर बीते 3 दशक का ही मैं जिक्र करूं तो एक वक्त ऐसा था, चाहे पूर्वांचल का इलाका आप उठाकर देख लीजिए जिसका वो जिक्र कर रहे थे, चाहे आप बुंदेलखंड का इलाका आप देख लीजिए, अवध में भी वही स्थिति थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी क्राइम की खबरें लगातार बढ़ती हुई चली जा रही थी। तो बुलडोजर चलाकर जो अपराधी थे उन पर तो नकेल कसने का काम किया गया है यूपी सरकार की ओर से, जो दावा कर रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी। और एक पारदर्शी व्यवस्था भी हुई है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि कुछ साल पहले अगर हम जाएं तो वहां पर क्राइम का मामला किस तरह से था। रात में लड़कियों को घर से बाहर भेजने में महिलाएं, पिता सब लोग डरते थे। क्राइम की स्थिति तो थी ही, इससे कैसे आप इनकार कर सकते हैं अतुल जी? वो कह रहे हैं क्राइम को हमने कंट्रोल कर लिया है पूरी तरह से। मैं तो बिल्कुल ही इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। शांतनु जी हमारे नैरेटिव को या हम जो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझ नहीं पा रहे। हम ये नहीं कह रहे कि वो इवेंट अच्छा नहीं है, लेकिन इवेंट अच्छा होने से मोमेंट अच्छा होता है ऐसा नहीं है। इवेंट करने में तो बीजेपी का कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। वो तो इस तरह का कारपेट बिछा देंगे, सब बिछा देंगे, लेकिन जिस तरह का एटमॉस्फेयर, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जिस तरह की एक दृष्टि जो है इन्वेस्टमेंट के लिए लगती है, वो है क्या? साथ वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।